नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है एनटीए यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं दोस्तों। और ये आज का जो क्वेश्चन पेपर है ये है जून 2011 का। जून 2011 का सोशल वर्क का प्रश्न पत्र है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग को कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोगों के कितने प्रश्न आए हैं, ठीक है ना। तो कमेंट के माध्यम से आपको जितने सही नंबर आते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो मुझे इससे आइडिया लगेगा कि आपको कितनी पकड़ है उसमें और आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत है और बताने की मुझे, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601 किस पर आधारित था। पहला ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों है पुनर्स्थापन की अवधारणा, दूसरा ऑप्शन है सेवार्थी की आवश्यकताएं निर्धारित करने की अवधारणा, और थर्ड ऑप्शन है दान की अवधारणा, और फोर्थ है सशक्तिकरण की अवधारणा। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि एलिजाबेथ फुअर जो 1601 में आया था वो बेसिकली आधारित ही था, किस पर आधारित था, निर्धनों के लिए आधारित था ये, ठीक है ना। और इसे एक और नाम से जाना गया, आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसे नोट डाउन कर लिया करें साइड में। 43A एलिजाबेथन के नाम से भी इसे जाना गया है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत कम लोगों को पता है। बेसिकली एलिजाबेथन पुअर जो 1601 में इन्होंने सिर्फ 3 बातों पर ही ज़्यादा ध्यान दिया था। 3 प्रकार की बातें थी और नंबर 1 बातें ये थी कि स्वास्थ्य शरीर वाले निर्धन व्यक्ति, और दूसरा शक्तिहीन निर्धन वाले व्यक्ति, तीसरा आश्रित बच्चे। तो इन तीनों चीज़ों पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। और इसी से संबंधित जब आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ा होगा कि दान की समिति के बारे में, जब 19वीं सदी में आया था तो थॉमस चामर्स ने इस बात को साफ शब्दों में कह दिया था कि पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को लाना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये किसने कहा है कि पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को लाना है, ठीक है ना। तो आप बताओगे थॉमस चामर्स को, ठीक है ना, दान की समिति में। वहीं अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो आप सभी को पता होगा कि 1869 की लंदन की चैरिटी थी और 1877 की जो चैरिटी थी वो कहाँ की चैरिटी थी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे 1877 की चैरिटी के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है, ठीक है ना। तो सेवार्थी की आवश्यकताओं और निर्धारित करने की अवधारणाओं पर ये आधारित था एलिजाबेथन पुअर लॉ का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अगेन दूसरा क्वेश्चन मिल गया आपको कि मित्रवत आंगतुक। देखिए मित्रवत आंगतुक को मित्र भेंटकर्ता के नाम से भी जाना जाता है और इसे फ्रेंडली विजिटर्स भी आप कह सकते हैं, ठीक ना। अब यही कह रहा है कि जो फ्रेंडली विजिटर हैं वो किससे संबंध रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ये मित्रवत आंगतुक शब्द है ये इसी शब्द का जो स्थान में, अगर मैं बाद में इसके बारे में चर्चा करूं तो बाद में धीरे धीरे परिवर्तन जो आया वो आप लोगों को पता होगा, पेड एजेंट के नाम से भी इन्हें जाना गया था, ठीक है। तो किस पेड एजेंट का, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इस बार पेड एजेंट करके लिख के आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यही शब्द होगा, ठीक है, मित्रवत आंगतुक ही होगा, ठीक है। ये बेसिकली इनका एक और हिंदी में पेड एजेंट को एक हिंदी में क्या बोला जाता है तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, संवैधानिक, संवैधानिक है ये, ठीक है, अभिकर्ता। तो इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसमें, ठीक है। बेसिकली जो पेड एजेंट थे इनके द्वारा जो भी कार्यों का निष्पादन होता था, ठीक है ना, उस निष्पादन को सुव्यवस्थित करके और प्रक्रियाओं को विकसित करना था, ठीक है। उसके द्वारा जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति थे उनके परिवार के आंकड़ों का संग्रहण किया जाता था और आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता था, ठीक है। तो इन बातों का आप लोग ज़्यादातर ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे बताऊं तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका, ठीक है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूएसए की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रखते चलना है। अगर बाय द वे कोई चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 मैं आप लोगों को 2004 तक के प्रीवियस ईयर सोशल वर्क करवाऊंगा। आप लोगों को हरियंट की बुक मिलेगी, उपकार की बुक मिलती होगी, तो उन सभी बुकों में 2012 से आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाते होंगे और आसानी से आप उसके आंसर भी ढूंढ लेते होंगे। लेकिन 2004 से लेकर 2011 के बीच में आप लोगों को क्वेश्चंस पेपर बहुत कम, क्वेश्चन पेपर तो मिल जाते होंगे लेकिन आंसर नहीं मिलता होगा, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये 2011 के प्रश्न पत्रों पर है, कल मैं आप लोगों के लिए 2009 का लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने कि सामाजिक व्यवस्था का वह वर्गीकरण जिसमें यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था और जैव सामाजिक व्यवस्था के बारे में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो क्या आप लोग मुझे उसका नाम बता सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा कितने प्रश्न आप लोग सही कर रहे हैं, ठीक है ना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप लोग। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं यहाँ ई दुर्खिम से कोई संबंध नहीं है यहाँ, और सोरेकिन से भी कोई रिलेट नहीं करना। मैकाइवर इन्होंने बताया था कि भाई समाज जो है, समाज में जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि जो समुदाय वगैरह कम्युनिटी जो ग्रुप है उसके बारे में यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैकाइवर जी ने। लेकिन टी पार्सन्स का नाम आप लोगों ने कम सुना होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को, आप जाके वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं टी पार्सन्स के बारे में, ठीक है ना, मैंने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए टी पार्सन्स जी क्या कहना है, इनका ये मानना था कि पूंजीवाद है। बेसिकली अगर पूछा जाए कि बताइए पूंजीवाद के प्रेरणा कौन है, तो ये ये पूंजीवाद का मार्क्सवाद आ जाएंगे, ठीक है, कार्ल मार्क्स आ जाएंगे, पूंजीवाद के नहीं। टी पार्सन की बात कर रहा हूँ। टी पार्सन की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो व्यक्तिवाद होगा, ठीक है, क्या होगा, व्यक्तिवाद होगा, और सार्वभौमिकता होगी, और अर्जित परिस्थिति होगी, और रोगात्मक निष्पक्षता होगा, ठीक है ना। तो ये रोगात्मक निष्पक्षता के बारे में भी ये टी पार्सन्स ने ही कहा था, ठीक है ना। तो ये याद रखना, मार्क्सस ने जो कार्ल मार्क्स थे वो पूंजीवाद और आदिम साम्यवादी और दासताकालीन सामंतवादी, अलगाव और समाजवादी की व्यवस्था के बारे में मार्क्स बताया था, ठीक है। वहीं मैकाइवर ने इस चीज़ों के बताया था कि व्यवहार को नियंत्रण तथा पुनर्निर्माण करने की जो व्यवस्था होता है वो प्रमुख सामाजिक प्राणी को माना जाता है। तो इसलिए इन्होंने मैकाइवर इन चीज़ों को अच्छे से बताते हैं कि व्यवहार को और नियंत्रण किस तरीके से करना है, पुनर्निर्माण किस तरीके से करना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, इन्होंने बताया था कि टी पार्सन ने भी, कि सामाजिक जो व्यवस्था है वो एक यांत्रिक तरीके से भी है और जैविक सामाजिक व्यवस्था भी है, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था में दो तरीके से वर्गीकरण कौन किया था, तो वो यांत्रिक और जैविक तरीके से जो किया है टी पार्सन्स ने किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा थर्ड का डी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने ये कि धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव निषेध के मौलिक अधिकारों किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 4 ऑप्शन है, इजी है आपके सामने ये तो। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और सी है समता का अधिकार, और डी है संस्कृति और शैक्षिक का अधिकार। दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि समता का अधिकार क्यों। देखिए मैं आपको बता दूं, समता का अधिकार, जो आप सबको मैंने बताया कि मूल अधिकार कुल टोटल कितने हैं, तो कुल टोटल 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 थे लेकिन एक हटा दिया गया है अब संपत्ति के अधिकार को, तो इसलिए अब कुल टोटल कितने अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं। 6 अधिकार में जो समता का अधिकार होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा, मैंने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बता रखा है, 14 से लेकर 18 जो आर्टिकल्स हैं, ये टोटल आर्टिकल्स समता के अधिकार में आते हैं। अगर मैं आपको वहीं पर ट्रिक के माध्यम से ये भी बताया था कि आर्टिकल्स नंबर 14 के बारे में एक विधि का प्लान किया जाता है, और आर्टिकल 15 के रूप में अगर मैं बात करूं आपको, तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर जो भेदभाव निषेध होते हैं, जिनके द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो समता का अधिकार में ही है। 16 आर्टिकल्स कहता है लोक नियोजक के विषय में के अवसर के बारे में। आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी का अंत होगा, और जो आर्टिकल्स नंबर 18 है वो उपाधि का अंत होगा, उसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रश्न पूछा था कि धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव निषेध मौलिक अधिकार के किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या हो सकता है, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण का अगर मैं अर्थों को यहाँ पर अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, तो आप लोग को ये पहली बात ये समझना है कि जो उच्च जाति का और निम्न जाति के बारे में डिवीज़न कर दे या अलग अलग विभाजन कर दे, तो वहाँ पर एक सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप ले लिया जाता है या ले लेता है वो। तो वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए सामाजिकरण से कोई मतलब नहीं है, ना ही सामाजिक परिवर्तन से, ना ही श्रम विभाजन से। बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, तो सामाजिक स्तरीकरण का जो अर्थ बनता है वो जन्म और सामाजिक स्तर के आधार पर ही लोगों का विभाजन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये कहता है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस अवस्था में बनता है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोग क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से सुनते चलिए। ये सिगमंड फ्रायड जी इतने फेमस है मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं में, स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की स्टेजेस जो सिगमंड फ्रायड ने दे रखा है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने सोशल वर्क के बिहाफ पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रखा है, तो आप जाके प्ले लिस्ट से वहाँ से देख सकते हैं सिगमंड फ्रायड के बारे में, ठीक है ना। देखिए मैं आप लोगों को सी टेट और यूपी टेट नेट वगैरह के लिए सी टेट और यूपी टेट और
अदर टेट के लिए, ठीक है, या KBS हो या DSSS भी हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में या जो स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल सेक्सुअल डेवलपमेंट है उसके बारे में नहीं बताया है। मैंने आप लोगों को एक NTA UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया हूँ कि सोशल वर्क में किस तरीके से सिगमंड फ्रायड को लेकर पूछा जाता है क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो इन बातों को आपको वहाँ पर जाकर देख लेना है और आपको आसानी से पता चल जाएगा सिगमंड फ्रायड के बारे में बहुत सारी डिटेल जानकारी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में, देखिए एक चीज़ आप तो ये समझिए कि इनके में कुछ शब्द हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं। जैसे एक लिबिडो है। क्या है लिबिडो? आप लोग इसे ध्यान से सुन लीजिए एक बार, क्या चीज़ है लिबिडो। लिबिडो काम शक्तियों को ही लिबिडो कहा जाता है। इसमें सुख की प्राप्ति होती है। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेम, स्नेह और काम की जो प्रवृत्ति है वो सिगमंड फ्रायड ने ही लिबिडो को कहा है, ठीक है। और यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यदि इस प्रवृत्ति का अगर दमन करने की कोशिश की जाए तो व्यक्ति क्या करता है, असामाजिक बिहेवियर करना शुरू कर देगा या समायोजित हो जाता है ऐसी कंडीशन पे। यानी उसके लिए लिबिडो जो है इंपॉर्टेंट पड़ जाता है एक छोटे बच्चे के लिए। तो लिबिडो का होना यहाँ पर जो बताया गया है सिगमंड फ्रायड द्वारा कि काम शक्तियों को लेकर बताया गया है, ठीक है, प्रेम स्नेह को लेकर बताया गया है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो आप सभी को पता है कि मानसिक शक्ति जिसके द्वारा मनुष्य सब प्रकार की क्रियाओं को संचालित कर सकता है, तो वो भी एक प्रकार का लिबिडो के ही अंतर्गत देखने को मिलता है। एक और शब्द इनमें देखने को मिलता है स्वमोह, और स्वमोह को इंग्लिश कभी कभी मिल जाता है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में, जैसे नॉर्सिज्म। नॉर्सिज्म क्या चीज़ें हैं ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए ये बेसिकली क्या होता है कि जो शैशवावस्था के बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, वो अपने रूप में मोहित रहते हैं, ठीक है, और ये स्वयं से प्रेम करने लगते हैं। और इस आत्मा प्रेम की जो भावना है, फ्रायड जी ने कहा कि ये स्वमोह है। क्या है ये? स्वमोह है। आप लोग इसे नोट डाउन भी करते चलिए, ठीक है ना। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा कब पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाया जाता है स्वमोह। और किशोरावस्था में आप इमेजिन करो कि अगर मान लीजिए बच्चा अगर 9th या 10th में पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो उस बच्चे का आप इमेजिन करके सोचिए स्वमोह, वो अपने आप से ज़्यादा अपने आप से अधिक प्रेम करता है और अपने आप को हमेशा अपने आत्मा प्रेम की जो भावनाएं होती हैं वो क्या करता है, उसको स्वमोह की धारणा देता है, ठीक है ना व्यक्ति। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं और नार्सिसिज्म क्या चीज़ है, ठीक है। फ्रायड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि एक मृत्यु मूलक प्रवृत्ति और जिसको नाम दिया गया है मुमूर्षा। ये भी शब्द देखो इंपॉर्टेंट शब्द है, हो सकता है ये शब्द आपको दे दे NTA UGC नेट, ठीक ना। मुमूर्षा इसको बोलते हैं और इसी का एक दूसरा नाम और है जो मैंने बताया है कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो 2 ही प्रवृत्तियाँ थी इनकी, और मैकडूगल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ उनकी 14 प्रवृत्तियों के बारे में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मुमूर्षा के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फ्रायड की एक और मूल प्रवृत्ति थी जिसको कहा उन्होंने जीवन की मूल प्रवृत्ति, और जीवन की मूल प्रवृत्ति को ही एक और नाम से जाना गया, यौन प्रेम। यौन प्रेम के नाम से जाना गया। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए ये सारी चीज़ें। अब यौन प्रेम क्या चीज़ है इसके बारे में जान लेते हैं। जीवन जीने के लिए जो साधन जुटाने के लिए जो अभिप्रेरित करता है, जो काम शक्तियों में सभी जीवन मूल प्रवृत्तियों से संबंधित शक्तियों को शामिल करता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, काम वासना, भूख, प्यास, रोना, ये सभी चीज़ें जो है एक मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत देखने को मिलता है और यौन प्रेम के अंतर्गत। अब देखो यौन प्रेम के अंतर्गत में अगर जब क्वेश्चन आए कि काम वासना, भूख, प्यास, रोना इत्यादि को शामिल किया गया तो बताइए निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है। तो एक और नाम बता रहा हूँ, इरोस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम इरोस एक नाम है। इरोस के अंतर्गत ही काम वासना, भूख, प्यास, रोना और मूल प्रवृत्ति यानी यौन प्रेम को जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया था, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना। मुमूर्षा के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। मुमूर्षा क्या होता है कि इसका जो संबंध होता है विध्वंस से होता है। किससे होता है? विध्वंस से होता है, यानी विनाश से होता है। और जीवन का जो उद्देश्य है वो मृत्यु है, और मृत्यु प्राप्त करने की जो अचेतन भावना है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। अब देखिए आपने थेनाटोस के बारे में सुना होगा, और यही जो शब्द है मैंने मुमूर्षा को बताया, ये मुमूर्षा शब्द में थेनाटोस का प्रयोग किया, थेनाटोस का भी प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन मिले या आक्रमणशील की जो प्रवृत्ति होती है देखने के, आक्रमणशील की जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो ये भी थेनाटोस का ही एक पार्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें याद रखना आप लोग। सारी चीज़ें यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग नोट डाउन करते चलिए और बहुत ध्यान से सुनते चलिए। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। देखिए स्टेजेस के बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सभी को पता है कि जो विकासात्मक अवस्थाएं हैं सिगमंड फ्रायड की 5 अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के बारे में बता देता हूं। मुखावस्था है जिसको ओरल स्टेज कहते हैं, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक है। और गुदावस्था एनल स्टेज बोलते हैं, 1 से लेकर 2 वर्ष है। लिंग प्रधानता अवस्था जिसको फैलिक स्टेजेस बोलते हैं, 2 से लेकर 5 वर्ष है। अव्यक्तता अवस्था जिसको लेटेंसी स्टेज बोलते हैं,
एज जो है 6 से लेकर 12 वर्ष है। जनेंद्रिय अवस्था जिसको जेनेटिकल स्टेज बोलते हैं 12+ होता है, ठीक है ना। तो ये 5 अवस्थाएं हैं और इन 5 अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन देखो यहाँ पर पूछ लिया है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को लेकर, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं मुखा स्टेजेस में देखिए यहाँ पर क्या होता है कि काम मुक्ता का जो क्षेत्र पाया जाता है वो मुख होता है, ठीक है। चूसना काटना इसी के द्वारा ही बच्चा क्या है उसको सुख प्राप्त होता है, इसलिए इसे मुखा स्टेजेस के नाम से जाना गया है, ठीक है ना। इसमें 2 ही चीज़ का ध्यान रखा जाता है, मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व को, अनुवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व को, इन 2 बातों को आप ध्यान रखना इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने बताया था गुदावस्था में 1 से लेकर 2 वर्ष का है, आप इसमें समझ लीजिए थोड़ा सा ये क्या चीज़ें हैं। देखिए बच्चे जो होते हैं वो कामुकता के क्षेत्र के बाद अब जो मुख की अवस्थान आता है वो गुदा स्टेजेस आती है, जिसमें बच्चे मल मूत्र त्यागने से और उन्हें रोकने के आनंद को महसूस करते हैं, ठीक है ना। इस अवस्था में पहली बार बालक जो होता है अंतर्द्वंद का अनुभव करता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो आप लोग यहाँ पर सोचना कि जो गुदा अवस्था होता है, ठीक है, वो मलमूत्र विसर्जन का प्रशिक्षण ज़्यादातर इस पर फोकस किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मलमूत्र त्यागने का प्रशिक्षण, ठीक है ना, आप यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान से समझना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लिंग प्रधानता अवस्था के बारे में, तो लिंग अवस्था जो होती है ये लिबिडो को ही संतुष्टि के क्षेत्र में जनेंद्रियों के रूप में देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए एक होता है मात्र मनोग्रंथि जिसको हम ओडिपस ग्रंथ के नाम से जानते हैं, और एक होता है जो लड़कों, ये लड़के के लिए होता है कि मात्र मनोग्रंथियाँ जो ओडिपस होता है लड़कों में पाई जाती है, और जो लड़कियों में पाई जाती हैं वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। देखो अभी मैंने बताया ना लड़कियों में क्या पाई जाती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, और ये कहाँ पाई जाती है, लैंगिक स्टेजेस में पाई जाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए पहले आप एक बार समझ लीजिए, लड़का का जो अचेतन रूप है वो अपनी माता के प्रति लैंगिक प्रेम की इच्छा रखता है। कहानियों के माध्यम से आप लोगों को पता होगा कि एक राजकुमार था जो अपने पिता को मरवा दिया था, ठीक है। किस लिए मरवा दिया था, वो अपनी माता से अधिक प्रेम करता था, इसलिए उसने। इसी तरीके से आप लोगों ने एक कहानी और सुना होगा, उसी के समय यूनानी में जो कहानियों में मिलता है कि राजकुमारी ने अपनी माता को मरवा दिया था, इलेक्ट्रा ग्रंथि क्योंकि उसके अंतर्गत पाई गई थी और वह अपने पिता के प्रति आकर्षित थी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना यहाँ पर लैंगिक जो अवस्था है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। अव्यक्तता स्टेजेस में जिसमें मैंने बताया है लेटेंसी स्टेज 6 से लेकर 12 वर्ष, इसमें लिबिडो की जो संतुष्टि होता है वो केंद्र अदृश्य हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। हम उम्र के बच्चे जो से होते हैं तो वो लैंगिक संतुष्टि को अनुभव करते हैं, ठीक है ना। लिबिडो का जो केंद्र मुख्यतः होता है वो दोस्तों के साथ खेलना और संज्ञानात्मक शारीरिक कौशलों में प्रवीण होना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जनेंद्रिया अवस्था जिसको जेनिटल स्टेजेस भी बोलते हैं, जिसको 12+ बोला जाता है, जो आयु होती है ये निरंतर चलती रहती है, क्योंकि प्रारंभिक 3 अवस्था के बाद ये पूर्व जो जनेंद्रियां होती हैं उस अवस्थाओं को ही कहा जाता है। यदि सब ठीक से चलता है तो विषम लिंग आकर्षित होता है इसमें, और विपरीत लिंग के प्रति तीव्र आकर्षण इसमें महसूस होता है इस स्टेज में, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान देना। कुछ रक्षा युक्तियों के बारे में इन्होंने बताया था जो मैं आप लोगों के लिए अलग से बता चुका हूँ, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना कि युक्तिकरण क्या चीज़ है, दमन क्या चीज़ है, प्रत्यक्षीकरण क्या चीज़ें हैं, विस्थापन क्या चीज़ें हैं, सामाजिक परिवर्तन क्या चीज़ें हैं, वो सिगमंड फ्रायड का ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, कहता है फ्रायडवादी मनोविश्लेषक सिद्धांत में मृत्यु अथवा, देखिए मैंने अभी बताया था कि उन्होंने 2 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। देखिए आसानी से आप इसे कर लेंगे। अब आक्रमणशीलता जो होती है, मृत्यु और आक्रमणशीलता की जो वृत्ति पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, थेनाडोस कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों के पास अगर NTA UGC नेट का हरियंट की बुक होगी तो वहाँ पर आपको लिबिडो देखने को मिलेगा, जो कि ये गलत है। लिबिडो आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है अभी साफ शब्दों में कि 2 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लिबिडो के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ और थेनाटोस के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अपने, ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने को किसी अन्य, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अपने को किसी अन्य व्यक्तियों की स्थिति में रखने और उसकी भावनाओं और संवेदनाओं को समझने की क्षमता को क्या कहा जाता है, सहानुभूति, परानुभूति, दूर संवेद और इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो सिंपैथी है, पहले आप शब्दों को समझिए कि क्या चीज़ें आपको कहाँ से कैसे एलिमेंट करना है। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि उसकी पीड़ा देखकर पीड़ा के प्रति कार्य के लिए अपना सहयोग शारीरिक और मानसिक रूप से प्रकटन करता है, जो मैं अनुभव कर रहा होता हूँ और वही आप भी अनुभव कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सहानुभूति कहलाता है, ठीक है। जैसे अलगाव, एक होता है जुड़ाव, ठीक है,
अपनत्व की भावना, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अब याद रखने वाली बात ये हो जाता है कि मानव जो स्वभाव से ही सकारात्मक संवेगात्मकता के जो प्रति होता है, क्रियाएं जो दर्शाता है दूसरों लोगों के प्रति, तो वो एक सहानुभूति के रूप में आता है, देखने को मिलता है, सिंपैथी के रूप में मिलता है, ठीक है ना। ऐसा कोई चीज़ें यहाँ से रिलेट नहीं की जा रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये जो है आपका एक गलत हो जाएगा। परानुभूति से रिलेटेड आप देखो, समानुभूति, तदानुभूति के बारे में, एम्पैथी वगैरह के बारे में आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि समान स्तर पर अनुभव करना, संवेगों, दूसरे के कष्टों और संवेगों का अनुभव करने पर समझने की जो स्थिति को कहा जाता है उसे तदानुभूति कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो तदानुभूति है, आपको यहाँ पर दुख और दुख बन जाए, यानी उसका दुख अपना दुख बन जाए, उसकी पीड़ा अपनी पीड़ा बन जाए, उसका कष्ट अपना कष्ट बन जाए, वही तदानुभूति की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर भी इसे आसानी से समझ गए होंगे। दुर्संवेदना, संवेदना को संबंधित यहाँ से करें कि संवेदना क्या चीज़ है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो इम्पोर्टेंट है कि संवेदना जो होता है, देखो जो सहानुभूति होता है, जो संवेदना, हमदर्दी, अनुकंपा, दया, किसी भी व्यक्ति को एक ऐसी संवेगात्मक प्रतिक्रिया है जो दूसरे लोगों पर ही केंद्रित होते हैं, जिसका रुझान दूसरे की तरफ ही होता है, और जिससे करुणा की अनुभूति, हमदर्दी और चिंताएं जो होती हैं इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है। बेसिकली ये जो है फोकस करेगा, बुद्धि प्रधानता मानता है लेकिन भावनाओं को नहीं मानता। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या चीज़ें किससे आधारित होती है। देखिए जो दूर संवेदना है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, और ये कहता है कि पूर्णता के अर्थ की वेदना जो है वो संवेदना की संतुष्टि नहीं होता है, क्योंकि अनुभव करना, सुख दुख प्रकट करना, अनुभूति करना, संवेदना प्रकट करना, अपना दुख और अनुभूति, और ये क्या चीज़ें हैं, ये सहानुभूति से रिलेट करता है, क्योंकि हार्दिक संवेदना है यानी मानवीय स्वभाव का अंग है, भावनात्मक ज्ञान की परिधि है, दूसरे की स्थिति में पीड़ा को अनुभव करना है, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल का महसूस करना, अनुकूल की प्रतिक्रिया देना, करुणा, दया, सहानुभूति, पुष्टि करना, ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो है शामिल होती हैं दूर संवेदना में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए गोपनीयता का सिद्धांत मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। गोपनीयता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो यहाँ पर गार्टन हैमिल्टन का जाता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, आप लोग इनका भी ध्यान देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, पार्लियामेंट का यहाँ पे कोई चर्चा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने 4P के बारे में बताया है, और ये है व्यक्तिक समाज कार्य के 4 घटक के रूप में जाने जाते हैं, और साथ ही साथ समस्या समाधान उपागम अप्रोचेस के नाम से भी ये जाने जाते हैं। 1957 में शिकागो विश्वविद्यालय में पार्लियामेंट ने अपनी शिक्षा प्रशिक्षण ग्रहण किया था, वहाँ पर इन्होंने शोध किया था, रिसर्च किया था। तो ये गोपनीयता से कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। ये पार्लियामेंट बाइस्टिक जो है वो आएंगे, आपको अभी देखने को मिलेंगे, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी देखने को मिलेंगे, और आपको सोशल एक्शन में देखने को भी मिलेंगे। अभी क्वेश्चन मिलेगा, मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। बेकर एक शब्द है जो वर्गों से लेकर है, तो ये यहाँ से कोई संबंध नहीं करता, सामाजिक वर्ग से है। और यहाँ पर हैमिल्टन जो एक शब्द आता है वो समाज कार्य के सिद्धांतों से संबंधित आता है, और जिसमें इनकी अहम भूमिका होती है, किसमें, गोपनीयता के सिद्धांत में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सतत व्यक्तिकरण के सिद्धांत किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सतत व्यक्तिकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है, क्या सामाजिक व्यक्तिक कार्य से, और उसके बाद आपको बता रहा है कि सामाजिक सामूहिक कार्य से कि सामुदायिक संगठन से। ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त डी। देखिए सतत व्यक्तिकरण जो है आपको मैं बताऊं, ज़्यादातर बेसिकली अगर एक व्यक्ति एक दूसरे से अपने आप में एक यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, सामाजिक व्यक्तिकरण होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से यूनिक होता है। तो ज़्यादातर हम फोकस किस में करते हैं, केस वर्क में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। और आप सभी को पता होगा कि व्यक्तिकरण का सिद्धांत भी लगाया जाता है, फॉलो किया जाता है केस वर्क में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि सामाजिक समूह कार्य में परिवर्तन का प्रमुख उपकरण क्या है। देखिए अगर दोस्तों आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है, जो भी चीज़ें आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके आप बताएं, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में अच्छे से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं 2-4 मिनट के अलग से वीडियो लाकर, ठीक है ना। और मैं आप लोगों से कहूँगा अगर आप लोगों को PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को नोट्स मिल सके इस दौरान, और नोट्स के माध्यम से आप लोग कुछ अध्ययन जो है अध्ययन प्रक्रिया अपने आप को सक्षम बना सके। और NTA UGC नेट का जल्द ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, है ना, क्योंकि अभी तक अपडेट चल रही है ये कि आने ही वाला है, लेकिन मान के चलिए कि 7 डेज़ के अंदर में ही जब एग्ज़ाम रह जाते हैं, तो बेसिकली वो तो 15 दिन दे रखा है एडमिट कार्ड पर ऑलरेडी। पहले जब हमने विंडो रीओपन किया था तो उस दौरान एक आया था वहाँ पे नोटिफिकेशन आया था, तो नोटिफिकेशन में ऑलरेडी वहाँ पे लिखा था कि 15 दिन जैसे ही बचेंगे तो मैं एडमिट कार्ड जारी कर दूंगा। लेकिन अभी इन्होंने जैसे ही विंडो को रीओपन कर दिया था, साइट को दोबारा से फॉर्म को करेक्शन के लिए
ताकि अपने जो है कोविड-19 के चक्कर में जहाँ पे अगर कोई फंस गया है स्टूडेंट, तो वो अपना जो है एग्ज़ाम सेंटर को चेंज भी कर सकता है, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पर दिया गया था, ये विंडो रीओपन किया था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब 7 डेज़ रह जाएंगे तो तब भी एडमिट कार्ड आते हैं, जैसे एसएससी का हो गया, बैंक पीओ का हो गया, तो ये लोग जो एडमिट कार्ड आता है जैसे ही 7 दिन बचा रहता है तभी आता है एडमिट कार्ड। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट लगा के चलें कि जैसे ये मान लीजिए कल आने की चांसेस ज़्यादा हैं, आज भी आ सकते हैं शाम तक में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि सामाजिक समूह कार्य में परिवर्तन का जो प्रमुख उपकरण है वो किसको माना जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, मार्ग निर्देशित सामूहिक अंतरक्रिया को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। देखिए ये 2011 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। यदि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करें, ठीक है, और कमेंट के साथ साथ आप जितना जल्दी ग्रुप व्हाट्सअप को ज्वाइन करें, संपर्क करें, वो सबसे बेटर होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें PDF वहाँ पे पड़ी हुई हैं, वहाँ से भी आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। हमारे सामने प्रश्न ये है कि सामुदायिक संगठन प्रतिरूप, प्रतिरूप मतलब मॉडल है, यहाँ पर अभिगम है, अप्रोच दिया हुआ है, उपागम दिया हुआ है, इसे समझें आप, ठीक है। उसके रूप में स्थानीय विकास और सामाजिक नियोजन तथा सामाजिक कार्यवाही किसने प्रस्तुत किया है, आप लोग कमेंट करेंगे इस प्रश्न का भी जवाब, और मैं अच्छा आप लोगों को बता ही देता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो फैक्ट है वो नोट डाउन करने लायक है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे मुर्रे जी रॉस भी करके आता है, मर्रे रॉस करके भी आता है। ये बेसिकली 1995 में इनका दृष्टिकोण था, जो प्रारूप जो मॉडल दिया इन्होंने सामुदायिक संगठन का, इन्होंने बताया था कि सामान्य रूपरेखा है एक होता है, और दूसरा जो पाया जाता है वो विनिर्दिष्ट रूपरेखा पाया जाता है, तीसरा इन्होंने बताया था प्रक्रिया के दृष्टिकोण पाया जाता है। ये तीन चीज़ें जो बताया गया था मुर्रे जी रॉस द्वारा बताया गया था, मर्रे जी रॉस द्वारा बताया गया था, 1995 में बताया गया था। वहीं अगर मैं बात करूँ जैक रोथमैन के, तो यहाँ पर जैक रोथमैन जो द्वारा ये बताया गया कि उद्देश्यपूर्ण सामुदायिक परिवर्तन क्या था इनका। देखो उद्देश्यपूर्ण जो सामुदायिक परिवर्तन है, देखो इस बार क्वेश्चन को बदल सकता है, ठीक है, कि उद्देश्यपूर्ण सामुदायिक परिवर्तन के बारे में निम्न में से कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है आपको। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर इन्होंने बताया था कि स्थानीय विकास को बताया था, और उन्होंने सामुदायिक नियोजन और सामुदायिक नीति इसी को कहा जाता है, इसको बताया था, और इन्होंने थर्ड बताया था सामाजिक कार्यवाही बताया था, और इसी को बोला जाता है सामुदायिक कार्यवाही भी, कभी कभी सामुदायिक कार्यवाही भी देखने को मिल जाता है एग्जाम पेपरों में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना यहाँ पर। और देखिए पार्लियामेंट जो है 4P है, आप सभी को पता है, प्रक्रिया, प्रोसेस और प्रॉब्लम, ठीक है, प्लेस, ये चार चीज़ें 4P के नाम से जाना गया, अंग, तत्व, घटक के रूप में, इसे कंपोनेंट के रूप में इन्हें जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जो सैंडरस हैं ये थोड़ा सा अलग शब्द दे दिया है, अलग हटा के, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब है। कभी कभी देखिए ये जो सामुदायिक संगठन है इसमें सिद्दीकी जी का भी नाम आ जाता है, देखने को मिल जाता है। तो जो सिद्दीकी जी थे 1997 में इन्होंने भी 3 मॉडल दिया था। तो 3 मॉडल मैं बता दूं आपको कि मुर्रे जी रॉस ने भी दिया था, रोथमैन ने भी 3 मॉडल दिया था, और सिद्दीकी जी ने भी 3 मॉडल दिया था। इनके 3 मॉडल ये थे कि प्रतिवेशीय विकास मॉडल था जो पड़ोसियों पर ज़्यादा आधारित था। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, व्यवस्था परिवर्तन मॉडल था, तीसरा जो आधारित था वो संरचनात्मक परिवर्तन मॉडल था। तो 3 मॉडल थे इसमें, ठीक है ना। अगर आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा तो आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और मैं आशा भी करता हूं कि आप लोग सही कर रहे होंगे क्वेश्चनों को। चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो इसके बारे में आज जान लीजिए, क्या है शुद्धमतीकरण, ठीक है। शुद्धमतीकरण की जो अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत किया है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि पॉलो फेरे हैं और मार्टिन लूथर किंग है, जिन्हें USA का गांधी जी भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर सी को, तो GAA बिट्रो हैं, और ऑप्शन नंबर डी है सॉल एलंकी। देखिए यहाँ पर जो सही जवाब होगा शुद्धमतीकरण को लेकर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला इज द राइट आंसर होगा कि पॉलो फेरे जी ने ही सामुदाय या शुद्धमतीकरण के बारे में, अवधारणाओं के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ। देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग लगा लिए होंगे और पता भी चल गया होगा आपको इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। श्रृंखला को मात्रा के आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के मध्य का जो मूल्य क्या कहलाता है। देखिए इसके वैल्यूज़ पूछ रहा है, मैं आपको बता दूँ। ये देखो माध्य जो होता है इसे कभी कभी क्या इसे मीन बोला ही जाता है। इसे क्या बोला जाता है, मीन बोला जाता है। हिंदी में हरात्मक माध्य भी बोला जाता है, समांतर माध्य भी बोला जाता है, माध्य भी बोला जाता है, इसके कई नाम हो जाते हैं। माध्यिका को मीडियन के नाम से जाना जाता है। और जब आप माध्यिका को आपने सॉल्व किया है तो आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दे इस तरीके से आपको, ठीक है ना, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 3 9 2 3 अगेन 3 8 फिर 3, तो आप देखो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी, अगर आप इस प्रश्न को सबसे ज़्यादा में बताते हैं 3
और ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, यानी आपको 4 3 मिल गए तो आप बहुलक को लगा कर आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये कहेगा, अब अगर जैसे आप माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका निकालने के लिए आप आरोही या तो आप बढ़ते क्रम में लिखना शुरू करोगे संख्या को, या तो आप घटते क्रम में लिखना शुरू करोगे संख्याओं को। तो जब बढ़ते क्रम और घटते क्रम यानी आरोही और अवरोही क्रमों का जब आप यूज करोगे तो माध्यिका में करोगे, ठीक है ना, तो मीडियम में करोगे। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो सही जवाब हो गया, तो आप सबको पता चल गया होगा कि आरोही और अवरोही क्रम दे रखा है, व्यवस्थित करने का मध्य पद जो होगा वो किसके अंतर्गत इसको देखा जाता है, कहाँ पर किया जाता है, तो माध्यिका में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये आप सभी को पता होगा इस प्रश्न का क्या जवाब सही हो सकता है। देखिए इस प्रश्न में जो पहला ऑप्शन है ये कह रहा है अन्वेषणात्मक डिज़ाइन, जिसको रिसर्च के अंतर्गत रखा गया है। यूनिट नंबर 5 में कहा गया है कि अन्वेषणात्मक शोध से तात्पर्य ये होता है कि कुछ नए तथ्यों की खोज किया जाए और इसके अंतर्गत समस्याओं के वास्तविक कारकों और तथ्यों का पता लगाया जाए। चूंकि समस्याओं के बारे में किसी तथ्य का पता नहीं चलता है तो ऐसे दौरान पे हम अन्वेषणात्मक सिद्धांतों को या डिज़ाइन को फॉलो करते हैं। इसी के माध्यम से जो वास्तविक तथ्य होते हैं उसकी हम खोज करते हैं। वास्तविक तथ्य को जब हम खोज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अन्वेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है व्हाट, यानी क्या शब्दों से क्या रिलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, कभी कभी विद्वानों ने अन्वेषणात्मक और व्याख्यात्मक शोध को एक ही मान लेते हैं, तो ऐसी कंडीशनों पर व्याख्यात्मक शोध का उल्लेख भी नहीं किया जाता है। ऐसी कंडीशन पर भी व्याख्यात्मक सिद्धांत को रोल जो है प्ले नहीं किया जाता है। तो इस शोध में एक नाम आता है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, विलियम जिंक मड। विलियम जिंक मड का यहाँ पे 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, जिसमें पहला था परिस्थितिकी का निदान, और दूसरा था विकल्पों को छांटना, तीसरा था नए विचारों की खोजना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि जो अन्वेषणात्मक सिद्धांत है ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का ये जो प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत दे रखा है। नेक्स्ट पे चलता हूँ, प्रयोगात्मक डिज़ाइन। प्रयोगात्मक डिज़ाइन, देखो प्रयोग का मतलब है आपका रिसर्च। जब आप एज आ वहाँ पर एक सोशल वर्कर के रूप में जाते हैं और रिसर्च करते हैं, तो प्रयोग कैसे करेंगे। तो प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत अध्ययन समस्या का जो विश्लेषण होता है, किसी न किसी प्रकार का प्रयोग किया जाता है। समाज कार्य शोध जो है प्रयोगशालाओं के उपयुक्त नहीं होता है, याद रखो, क्योंकि सामाजिक अध्ययनों में सामान्यतः प्रयोगशालाओं का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि नियंत्रण और समूह और अनियंत्रण समूहों के आधार पर ही प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार का जो प्रारूप होगा, जो प्रयोग करोगे आप, उसमें विशेषकर रूप से कृषि संबंधी अध्ययनों का अधिक फोकस करना, यानी अधिक उस पर अहम भूमिका निभाना, ठीक है ना, ज़्यादातर उसमें प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना। तो यहाँ पर भी वैज्ञानिक विधि में सभी चरणों को अपनाया गया। भाई इसमें 3 चीज़ें ज़्यादातर फोकस की गई थी। 3 बातें, पश्च परीक्षण, पूर्व परीक्षण और कारांतर परीक्षण। इन 3 परीक्षणों के बारे में यहाँ पर प्रयोगात्मक अध्ययन के अंतर्गत देखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है ना। देखो आप लोगों को पता होगा एक्स फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो शोध क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कारला तुलनात्मक शोध क्या है, ये भी एक प्रकार का यही रिसर्च के ही अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक शोध का प्रारूप भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अर्ध प्रयोगात्मक शोध का प्रारूप भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर प्रयोगात्मक शोध का प्रारूप तो ऑलरेडी है ही भी, और विवरणात्मक का सर्वेक्षण शोध भी इसी के अंतर्गत आता है। साथ संबंध काल पियर्सन का भी इसी में आता है। विकासात्मक समय श्रेणी का भी इसी में आता है। तो ये प्रश्न आपका सही जवाब देगा कि क्या वाली जो खोज होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तुलनात्मक अध्ययन डिज़ाइन क्या होता है, कंपेयर से, इससे कोई मतलब मत रखिए आप, अभी कंपेयर करने की बात होती है वहाँ पर शोध डिज़ाइन के रूप में जाना जाता है इसको, और एक विवरणात्मक डिज़ाइन के रूप में इसे जाना जाता है। विवरणात्मक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, यानी वर्णनात्मक, जिसमें हम वर्णन करते हैं, हूबहू उसी चीज़ को रख देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अध्ययन विषयक के बारे में यथार्थ एकत्रित जो करके आप विवरण देते हैं और उसके बारे में प्रेजेंट जो करते हैं वो विवरणात्मक हो जाता है। यानी हूबहू आप उसको वहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, हूबहू किसी की बातें आप वहाँ पे बताने लगते हैं या उसको लिख देते हैं अपने रिसर्च में, तो वो वर्णनात्मक कहलाता है, ठीक है ना। यदि आप लोगों को इसके बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा डिज़ाइन के बारे में, तो आप लोग जाकर वहाँ पर वीडियो को देखें, ठीक है, मैंने प्ले में डाल रखा है यूनिट नंबर 5 में, आप वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सामाजिक नीति का स्रोत निम्न में से कौन सा है। अच्छा ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्रोत ये है ही नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और ये कोई उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट जरूर करना कि आप लोगों ने कितने, आप लोगों के प्रश्न जो हैं सही हुए हैं। शाखा विस्तार, ठीक है, शाखा विस्तार यानी रेमिफिकेशन किसे कहते हैं,
ठीक है। रेमिफिकेशन किसे कहते हैं, जिसको हम कहते हैं शाखा विस्तार को, ठीक है। क्या जनजाति लोगों के लिए करना, ये नहीं हो सकता। मूल्यांकन तकनीकी का भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, संसाधनों को आवंटन हेतु अपनाई जाने वाली नीतियों के बारे में निर्णय लेने का मानदंड। हाँ देखिए, टेकिंग डिसीजन आप लोगों यूनिट नंबर 8 में शायद दे रखा है, टेकिंग डिसीजन के बारे में, कैसे आप निर्णय लेते हैं तो नीति बनाने में, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी की सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए चयन की पद्धति, नहीं ये गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने ये है। अच्छा, कह रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गृह किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 का हिस्सा नहीं है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है कि जुवेनाइल जस्टिस, इसी को बोला जाता है जुवेनाइल जस्टिस, यही इसी का नाम है। और ये इसमें आप ये चीज़ें ये ध्यान रखना कि जुवेनाइल जस्टिस का पूछेगा कि इसका बिल कब आया था, संशोधन बिल कब आया था, तो 2000 में ही आया था। बेसिकली ये जब बनाया गया था तो 2015 में बनाया गया था। बहुत सारा परिवर्तन आया, लेकिन यहाँ पे बालक से दे रखा है, बच्चों की देख रखा है। तो ये भी ध्यान देना है कि बताइए इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है। पर्यवेक्षक गृह भी है और अच्छात्मक गृह भी है, विशेष गृह भी है, लेकिन आश्रय गृह ये नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने ये कि निम्नलिखित में से क्या अधिकार की अवधारणा को स्पष्ट करता है जो नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से सही अथवा न्यायपूर्ण हो। चलिए सही जवाब लग रहा है अभी ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं औचित्य और न्यायपूर्ण का दावा करता है, ये भी अधिकार की अवधारणा को स्पष्ट करता है। जो चीज़ें जिसे कानून रूप से और नैतिक रूप से मांगा जा सकता है, ये भी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा सही जवाब लग रहा है, ठीक है, 19 का, ठीक है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 19 डी। देखिए अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर अगेन। मैंने आप लोगों के एक ट्रिक के माध्यम से बता रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का लक्ष्य नहीं है। देखो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रखा, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या नहीं है। पहले 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में आप ये जान लीजिए कि यूएसए ने वर्ष 2000 में एमडीजी संकेतन को 2015 तक 8 वैश्विक लक्ष्यों को रखा था। मिलेनियम डेवलपमेंट MDGs इसको बोला जाता है, और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य भी इसे कहा जाता है। देखिए इसमें 8 लक्ष्य कौन कौन से थे, कुल टोटल 189 सदस्य थे 2015 तक में, ठीक है ना। पहला गोल जो था भूखमरी और गरीबी को समाप्त करना था। दूसरा था सार्वजनिक रूप से प्राथमिक शिक्षा देना। तीसरा था लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण को लेकर। चौथा था शिशु मृत्यु पर दर जो होगा उनका, ठीक है, शिशु मृत्यु दर जो होगा उसको घटाना पड़ेगा, उसमें कमी करनी पड़ेगी। और HIV एड्स मलेरिया जैसे अन्य बीमारी को छुटकारा पाना पड़ेगा, ये था। और उसके बाद 7वां जो था पर्यावरण सततता था। 8वां जो था वैश्विक विकास के लिए संबंध को समाप्ति करना था, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सतत डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके बारे में बता रखा है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में ट्रिक के माध्यम से बता रखा है। बहुत ईजी है, आप लोग वहाँ से 17 गोल और 8 गोल अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि 2001 और 2015 तक के बीच में कुल कितने गोल थे। 8 गोल थे, 21 टारगेट्स थे। ये पूछा गया है, लिख लीजिए। 60 इंडिकेटर थे, ठीक है, ये पूछा जाता है। 189 सदस्य थे। और जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है 2015 के बाद SDG के बारे में, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है, 2015 से लेकर 2030 तक चलता है। तो इसमें कुल कितने गोल थे, 17 गोल थे, 169 टारगेट्स थे, 304 इंडिकेटर्स थे, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना आप लोग। 2015 से 2030 तक चला था। ट्रिक मैंने इसके बारे में बताया था आप लोगों से ये कि देखिए P² करना है और E² करना है। MDG तो ऑलरेडी हम पढ़ ही रहे हैं, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो ये लिख देना है और उसके बाद C लिख देना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को देखो P² का मतलब 2 बार P आएगा। पहले में एक P आता था पॉवर्टी यानी गरीबी को लेकर, और फिर दूसरा P आता था प्राइमरी एजुकेशन को लेकर। E² का मतलब हो गया इक्वलिटी और इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट दे रखा है यहाँ पर पर्यावरण, तो इसलिए इस प्रश्न में इस जवाब इसका हो गया। और देखिए मैंने अभी बताया है पहला कि प्रॉपर्टी, और दूसरा दिया था प्राइमरी एजुकेशन, तो प्राइमरी एजुकेशन मतलब प्राथमिक शिक्षा, ये भी हो गया। अब आपके पास बचे हैं ऑप्शन नंबर B और D बचा है, ठीक है। ये A और D तो नहीं होगा क्योंकि ये है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में। फिर अब मैं बात करूँगा MDG, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उसका नाम लिख देना। तो मिलेनियम डेवलपमेंट यानी जो है यहाँ पर M जो होगा वो होगा मैटरनल हेल्थ होगा, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ होगा। तो देखिए इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, देखो यहाँ पे हेल्थ तो दिया है लेकिन मैटरनल हेल्थ दिया है, ना कि मेंटल हेल्थ दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D यहाँ पर गलत हो गया आपका, यही प्रश्न गलत है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने बताया था D फॉर डिजीज़ हो जाएगा, MDG लिखा था ना, D फॉर डिजीज़ हो जाएगा, और G फॉर ग्लोबल हो जाएगा, और C फॉर हो जाएगा रिड्यूस चाइल्ड मैटरलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। तो यहाँ पर जो प्रश्न होगा इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर
डी सही जवाब है। ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक प्रश्नों को सही तरीके से कर दिया होगा और मैं आशा भी करता हूँ। देखिए प्रश्न नंबर हमारे सामने ये है, एलिगेशन जिसको अभिकथन कहते हैं, कुछ व्यावसायिक कार्यों तथा गतिविधियों का निष्पादन हेतु अपेक्षित या अनुज्ञापित या अनुमोदन या अनुमानित मंजूरी स्वीकृति के नाम से जाना जाता है। ये बात सही है। नेक्स्ट बात करता हूँ, यह व्यक्ति जिसे समस्या है जिसमें व्यावसायिक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं में सहायता ले सकता है। ये भी बात सही है और उपरोक्त में से आपको उत्तर को चूज करना है। ए कहता है ए आर दोनों गलत हैं, बी कहता है ए सही है आर परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, और सी कहता है ए सही है आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और ए डी कहता है ए गलत है और परंतु आर सही है। देखिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो प्रश्न सही है आपका, मैं आपको बता दूँ ये दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ए भी एलिगेशंस भी आपके सही हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, और कारण भी सही है। लेकिन आपका जो यहाँ पर प्रश्न है सी कह रहा है ए सही है आर ए भी, मतलब ए सही है तो आर भी सही होगा। ठीक है ना। और आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए 21 में से कितने नंबर आप लोगों के सही हुए हैं। ठीक है ना। और मैं कल आप लोगों के लिए फिर इसके आगे से यहाँ से करूँगा, क्वेश्चंस करूँगा। फिर उसके बाद कल मैं 2011 के ही, ये जून के हैं, मैं दिसंबर के भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है ना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप मुझे बताना जरूर। ठीक है ना।